ठीक है, यूनिट 1C को ही कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, यूनिट 1C में क्या किया था हमने, अपर बाउंड और लोअर बाउंड किया था। ठीक है, अपर बाउंड लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ जो है कुछ और नए कॉन्सेप्ट यूनिट 1C के हम कंप्लीट करेंगे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने। ये एक डायग्राम है, डायग्राम के अंदर क्या दिया हुआ है, एक फ्रेम है, फोटो फ्रेम। आप लोगों ने देखा होगा फोटो फ्रेम कैसा होता है कि ना, क्या कहते हैं, दो रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, एक बड़ा रेक्टेंगल है, उसके बाद एक और रेक्टेंगल है, और फिर बीच में क्या है, बीच में स्पेस खाली है। ये स्पेस है, ये खाली स्पेस है, यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर पिक्चर आ जाएगी कोई भी। अच्छा, ये फोटो फ्रेम है। ये कह रहे हैं डायग्राम इन द डायग्राम द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स अ रेगुलर रेक्टेंगुलर पिक्चर फ्रेम। The outer rectangle is 32 centimeters by 20 centimeters and the inner rectangle is 26 centimeters by 14 centimeters. All measurements are given correct to the nearest centimeter. Calculate the lower bound of the perimeter of outer rectangle. Lower bound of perimeter of outer rectangle के perimeter का lower bound. Lower bound के लिए क्या होगा, ये जो है क्या कहते हैं 20 है, इसका लोअर बाउंड होगा 19.5 और अपर बाउंड क्या होगा 20.5। ये 32 है, 32 का लोअर बाउंड क्या होगा 31.5 और अपर बाउंड क्या होगा 30। ठीक है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होता है, जब अपर बाउंड निकालना होता है तो हम क्या करते हैं 0.5 ऐड कर देते हैं और लोअर बाउंड में क्या करते हैं 0.5 माइनस कर देते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसका लोअर बाउंड निकालना है। कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ द पेरीमीटर ऑफ आउटर रेक्टेंगल। अच्छा भाई, अब ये जो है क्या कहते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर के लिए क्या होगा, 2 मरतबा लेंथ लेंगे और 2 मरतबा ब्रेथ, 2L + 2B। मतलब आप ये देखो 31.5 एक दफा आएगा, फिर दोबारा से 19.5, देन 31.5, देन अगेन 19.5। इसके रेक्टेंगल में 2 मरतबा ये 32 है, ये 32 है, ऊपर भी 32 है, लेकिन हमें क्या चाहिए लोअर बाउंड, तो हम क्या लेंगे 31.5। इसी तरह 2 मरतबा 20, ये 20 है तो इधर भी 20 है, लेकिन हम क्या लेंगे 19.5। तो ये कितना हो जाएगा 102 सेंटीमीटर। ये हो गया लोअर बाउंड ऑफ द पेरीमीटर ऑफ आउटर रेक्टेंगल। अच्छा भाई, इसी तरह से आगे चलते हैं। कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑफ द एरिया ऑफ द फ्रेम। अपर बाउंड ऑफ द एरिया ऑफ फ्रेम। अब फ्रेम का एरिया कैसे निकालेंगे, फ्रेम के एरिया निकालने के लिए बड़े रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे रेक्टेंगल के एरिया माइनस करना पड़ेगा। अगर मुझे एरिया ऑफ फ्रेम निकालना है, यानी कि ये जो शेडेड एरिया है ना, ये ग्रे कलर का, ये शेडेड एरिया क्या है, ये एरिया ऑफ फ्रेम है। अगर मुझे शेडेड एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। अच्छा, अब क्या करना है, एरिया जो फ्रेम के एरिया का क्या चाहिए आपको, अपर बाउंड चाहिए, यानी कि जो एरिया निकले वो ज्यादा वैल्यू आए उसकी, ऐसे इस तरह करना है हमें। तो इसके लिए हम एक काम ये करते हैं कि एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल क्या होगा 32.5 मल्टीप्लाई बाय 20.5, ये क्या आ गया एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल के लिए 13.5 मल्टीप्लाई बाय 25.5। जो लार्जर रेक्टेंगल का अपर बाउंड लेंगे और स्मॉलर वाले का लोअर बाउंड, तो अब जाके जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो एरिया का अपर बाउंड आएगा। आई रिपीट वंस अगेन, देखो जो लार्जर, जब भी आपको जो है दोनों का डिफरेंस लेना है ना, मुझे ये चाहिए कि दोनों का डिफरेंस जो फर्क है वो ज्यादा से ज्यादा है। तो अगर मैं लार्जर रेक्टेंगल का अपर बाउंड ले रहा हूँ और स्मॉलर वाले का भी अपर बाउंड ना लूं, स्मॉलर वाले का क्या लूं लोअर बाउंड, ताकि डिफरेंस क्या हो बढ़ जाए। किसी चीज का अगर डिफरेंस बढ़ाना हो तो एक की मैक्सिमम वैल्यू और दूसरे की क्या लेनी होगी मिनिमम वैल्यू ना, ताकि आपको डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, लार्जर रेक्टेंगल का अपर बाउंड माइनस स्मॉलर रेक्टेंगल का अपर बाउंड नहीं लेंगे, स्मॉलर रेक्टेंगल का क्या लेंगे लोअर बाउंड, ताकि डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम आए। तो इसलिए आंसर जो है क्या चाहिए, कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑफ द एरिया ऑफ फ्रेम। तो इस तरह से आएगा ये। ठीक है, अपर बाउंड का मतलब जरूरी ये नहीं है कि आपने दोनों का ही अपर बाउंड लेना है। अब जरा कैलकुलेटर यूज कर लो, पेपर 2 है और आंसर बता दो मुझे।
फाइनल आंसर 320 होगा, फाइनल आंसर ना माइनस करने के बाद 322 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, जब आपको डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस ज्यादा चाहिए होगा तो एक की वैल्यू ज्यादा और एक की वैल्यू कम लेंगे ताकि डिफरेंस ज्यादा है। अपर बाउंड लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट है, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था, एक दफा शॉर्ट रिकैप भी दे देता हूँ। जब भी किसी चीज का अपर बाउंड या लोअर बाउंड निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 0.5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, अपर बाउंड आएगा, और 0.5 माइनस करेंगे तो लोअर बाउंड आएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह से जो है कहते हैं जब होगा ये करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, जब करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर होगा तो जब ऐसा करना होगा। ठीक है, अगर करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर नहीं लिखा हो, करेक्ट टू नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर लिखा हो, तो फिर क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि फिर 5 सेंटीमीटर प्लस करेंगे और 5 सेंटीमीटर माइनस करेंगे। मतलब ये है कि करेक्ट टू द नियरेस्ट जो कुछ भी बोला हो उसको हमेशा डिवाइडेड बाय 2 करना होता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं, अगर ये दिया 50 सेंटीमीटर और बोला हुआ है करेक्ट टू नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर्स, तो अब क्या करेंगे 10 डिवाइड बाय 2 क्या होता है 5। करेक्ट टू नियरेस्ट जो कुछ भी बोला होगा उसको हमेशा क्या करना है डिवाइडेड बाय 2, आधा करना है। 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसके अंदर 5 ऐड करेंगे 55 हो जाएगा अपर बाउंड और 45 हो जाएगा लोअर बाउंड। अगर इसमें करेक्ट टू नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर ना बोला होता, 50 सेंटीमीटर के बाद बोला होता करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर, बस ये बोला होता खाली, नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर, तो अब क्या करोगे 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0.5, ये हो जाएगा 50.5 और 49.5 अपर बाउंड और लोअर बाउंड। समझ में आ रही है बात? देखो जब ये करेक्ट टू नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर बोला हुआ 10/2 किया, 5 सेंटीमीटर अपॉन 2 करना है। करेक्ट टू नियरेस्ट जो कुछ भी बोला होगा उसको हमेशा अपॉन 2 करना है। ठीक है, तो 10 नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर बोला 10/2 किया तो कितना हो गया 5 आ गया। 5 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो अपर बाउंड आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो लोअर बाउंड। अगर खाली करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर बोला हुआ है तो करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर, तो 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0.5 आ गया। 0.5 ऐड करेंगे अपर बाउंड, माइनस करेंगे तो लोअर बाउंड। इसी तरह से अगर यही 50 में बोला होता 50 करेक्ट टू द नियरेस्ट 5 सेंटीमीटर, तो अब क्या करेंगे किसको 5 डिवाइड बाय 2, अब करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। अब 2.5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा अपर बाउंड 52.5 और माइनस करेंगे तो 47.5, ये हो गया है लोअर बाउंड। ठीक है, समझ में आ रही है सबको बात? अपर बाउंड लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट क्या है, करेक्ट टू नियरेस्ट जो भी बोला हो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको ओरिजिनल वैल्यू में ऐड करेंगे तो अपर बाउंड आ जाएगा, माइनस करेंगे तो लोअर बाउंड हो जाएगा। अब क्लियर है ये बात? ठीक है, देखो इसका क्वेश्चन आगे चलते हैं और देख लेते हैं, आ जाता हूँ उस पर भी। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 42 जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 42, Mr. Shan wants a fence along the side of his garden, which is 8 meters long. He buys 4 fence panels and 5 posts. Each fence panel is 180 centimeters wide, correct to the nearest centimeter, and each post is 15 centimeter wide, correct to the nearest centimeter. If there are no gaps between the fence panels and the post, is it possible for a fence to be longer than 8 meters? देखो फेंस किसको बोलते हैं? What is a fence? जो अक्सर ऐसा होता है लोग अपने घरों के बाहर कोई बाउंड्री वॉल बना ले, छोटी सी बाउंड्री बना लेते हैं, गार्डन वगैरह होता है उसके आगे कुछ बाउंड्री क्यारी होती है घर के आगे, उसके आगे थोड़ा सा बाउंड्री बना लेते हैं। ठीक है ना, तो ये वही चीज है। मिस्टर शैन जो है उसकी गार्डन है, उस गार्डन के साइड में उसको क्या बनानी, बाउंड्री बनानी, छोटी सी फेंस बनाना है। अब ये क्या होता है, ये बीच में चीज है, इसको बोलते हैं फेंस पैनल। जो उसे इस तरह का लकड़ी का पीस होता है, दिस इज कॉल्ड फेंस पैनल। और ये जो वर्टिकल जो पोल है इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर पोस्ट, 5 पोस्ट। इसने क्या लिया है 1 2 3 4 5, 5 इसके बाद ये डंडे हैं, पोस्ट हैं। ठीक है, और 4 इसके पास क्या है, फेंस पैनल्स हैं। ये बोल रहा है भाई ये 4 और 5 ही टोटल, ये 5 ये पोल्स और 4 फेंस पैनल्स को मिला के क्या मेरा जो फेंस है वो 8 मीटर से क्रॉस हो जाएगा या नहीं हुआ?
अब आप यूं बताओ कि देखो यार कि ये कितना है, 180 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर है, तो इसका अपर बाउंड क्या होगा? चलो अगर हम बढ़ा के भी ले लें, अगर इसको अपर बाउंड क्या होगा, ये 180.5 अपर बाउंड हो जाएगा इसका 180.5, और लोअर बाउंड क्या होगा 179.5। और इसका जो ये जो वो है क्या कहते हैं, जो पोल है, पोल कितना है 15 सेंटीमीटर है, इसको भी अगर अपर बाउंड ले लें 15.5, ज़्यादा से ज़्यादा 15.5 हो सकता है, और लोअर बाउंड क्या होगा 14.5। तो अब ये कह रहा है कि इज इट पॉसिबल फॉर अ फेंस टू बी लॉन्गर देन 8 मीटर्स, क्या ये इस इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके 8 मीटर से क्रॉस कर जाएगा हमारा फेंस? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 8 मीटर में कितना हो गए? 800। हमें ये चेक करना है क्या ये सारे इतने सामान यूज करके मैं 800 मीटर से क्रॉस कर सकता हूँ अपने इसको, क्या कहते हैं, फेंस को चेक कर लेते हैं जरा। अपर बाउंड ले लेते हैं ना, 180.5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 15.5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि इसके बाद कितने थे ये वाले फेंस पैनल? 4 थे, और पोस्ट कितने थे? 5। तो फेंस पैनल को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और पैनल वो पोस्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या रहा 799.5। तो आंसर क्या देंगे, यस या नो? नो। आंसर हम देंगे कि 8 मीटर से बड़ा फेंस नहीं हो सकता। मतलब ये हमने मैक्सिमम कर लिया है, मैक्सिमम, मतलब हमने अपर बाउंड लिया हर चीज का, मतलब बिल्कुल मैक्सिमम स्ट्रेच कर लिया ना, तब भी 799.5 मतलब 8 मीटर्स को टच नहीं कर पा रहा। मजीद हम राउंडिंग ऑफ नहीं कर सकते इसके ऊपर, हम ये नहीं बोलेंगे 799.5 आ रहा है तो 800 कर ही दो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सब के अपर बाउंड लिए हैं। अपर बाउंड लेने का मतलब क्या है कि हमने राउंडिंग ऑफ का एलिमेंट भी अब लगा दिया है, मैक्सिमम जो है ना हमने खींच लिया है कि कितना इसको हम कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको मैं एक बताऊं, सिंपल सी बात ये है कि अगर वो होता है कोई टेंट लगा रहे हो आपकी किसी जगह को कवर करने के लिए, आप टेंट लगा रहे हो, नॉर्मली टेंट का जो साइज है, थोड़ा आप कितना खींच सकते हैं? थोड़ा सा रास्ता बाकी हो तो क्या करते हैं, कभी कभार खींच के भी बांध देते हैं ना टेंट को, तो एक थोड़ी सी गुंजाइश होती है ना, वैसे ज़्यादा तो नहीं है ना कि इतना बड़ा गैप है और खींच के तो फट जाएगा वो। तो एक लिमिटेड हमारे पास जो है गैप होता है। अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या है कि हम लिमिटेड, इतना हमारे पास मार्जिन है जितना हम बढ़ा सकते थे, वो हमने बढ़ा दिया, ठीक है। तो यानी कि ये अपर बाउंड करने के बावजूद जो है ये 800 मीटर्स के बराबर, मतलब 800 सेंटीमीटर्स नहीं बन रहा। तो आप बोलोगे नो, नो फेंस कैन नॉट बी longer than 8 meters, ठीक है बच्चों। A shop buys the post from a manufacturer and sells them at a profit of 30%. The shop sells each post for $35.10. How much does each post cost from the manufacturer? भाई ये बोल रहे हैं कि एक है ना, कहते हैं शॉप है जो मैन्युफैक्चरर से एक पोस्ट बाय करता है, पोस्ट मतलब ये जो बड़े बड़े डंडे हैं, ठीक है। अच्छा, और उसको बेच रहा है 30% के प्रॉफिट के ऊपर। अच्छा भाई, द शॉप सेल्स ईच पोस्ट फॉर $35.10, मतलब ये बंदा जब 35.10 का बेच रहा है, 35.10 का, तो इसमें इसको ऑलरेडी 30% की बचत हो रही है, इसको प्रॉफिट भी हो रहा है 30% का। बताओ उसने ओरिजिनली कितने का खरीदा होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे? याद करो, पीछे हम पढ़ के आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन में। इसके अंदर सिंपल मेथड ये है कि आप ये देखोगे, जब कभी आपको जो है कहते हैं सेलिंग प्राइस दी हुई हो और आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी हो, तो क्या करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज करते हैं। मेरे पास जो सेलिंग प्राइस है, रूल ये होता है ओल्ड वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू इज ऑलवेज कंसिडर्ड 100%। जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस क्या है? 100%। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज 30%। तो टोटल कितना हो गया? 130% क्या है? ये सेलिंग प्राइस है। अब हम रखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के उसके सामने, अब इक्वेशन बनाएंगे। मतलब ये है कि हम बोलेंगे 35.10 रिप्रेजेंट्स 130%, ठीक है। 35.10 जो है, अगर ये 130% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कितना x जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 100% को, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे।
35.10 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 130x। पेपर 2 का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर यूज करो, आंसर निकालो। 27 एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है बेटा। x इज इक्वल्स टू $27। ठीक है, जब भी आपको सेलिंग प्राइस दी हुई होगी और आपको ओल्ड वैल्यू निकालनी, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो आप यही करोगे। ये पार्ट बी का 1 हो गया। अच्छा, मिस्टर शैन बायज 4 फेंस पैनल्स एंड 5 पोस्ट। He hired the builder to put up the fence. The builder charges 220% of the cost of the fence panels and posts to do the work. What is the total amount Mr. Fence pays for his fence? क्या कह रहे हैं भाई, एक मिस्टर फेंस है, मिस्टर शैन है, उसने क्या किया है, क्या कहते हैं, उसने खरीदे कितने हैं, 4 फेंस पैनल खरीदे और 5 पोस्ट खरीदे। ठीक है, अच्छा, एक फेंस पैनल कितने का था, 30 फेंस पैनल था 50.70 का, कितने खरीदे इसने, 4, और पोस्ट कितने का है 35.10 का, वो खरीदे इसने 5। टोटल कितना खर्चा हो गया इसका, कैलकुलेट करके बता दो मुझे। कितना खर्चा हो गया टोटल, 378.3 ये खर्चा हो गया। अच्छा, अब बोल रहे हैं द बिल्डर चार्जेस 220% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द फेंस पैनल्स टू डू द वर्क। अब जो बिल्डर है वो इन फेंस को मतलब लगाने के पैसे कितने मांग रहे हैं, 220%, यानी कि 378.3 का 220% मीन्स 220/100। निकालो कितना आएगा इसका, 220% कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 220% करो, 83 नहीं 220% भी तो है ना बेटा, 832.7 सही है। अच्छा, अब क्या होगा टोटल, व्हाट इज द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितनी हो गई, टोटल अमाउंट कितनी हो गई, देखो मिस्टर शैन को 378.3 का ये पड़ा, ठीक है, और 832.7 उसने इसको लगाने के दिए, टोटल खर्चा कितना हो गया, प्लस कर देंगे, ठीक है ना। 378 का उसको पड़ा, उसने खरीदा, और उसके बाद 220% उसके ऊपर उसने लगाने के चार्जेस दिए उसको फिट करने के, $1211। दिस इज द टोटल अमाउंट। ठीक है, सिंपल सी बात है, नॉर्मली हम भी कोई चीज़ लेने जाते हैं, कभी हमारी गाड़ी में कोई पार्ट बनवाने जाते हैं, तो बोलते हैं ना भाई इतने का 10,000 का पार्ट आएगा और लगाने के मैं इतने पैसे लूँगा, तो जो भी ले अमाउंट दोनों को प्लस करेंगे, टोटल खर्चा हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ क्या है कि 378.3 का तो हमने निकाल लिया कि आपको ये फेंस पैनल और पोस्ट पड़े हैं, खरीदने हैं आपने, और लगाने के वो क्या बोल रहा है, जितने का आपको पड़ा है उसके 220% लगाने के लेगा, वो लगाने के हमने पैसे निकाले और दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, सिंपल है। 47. The time taken to run a race is given as 54.3 seconds. Correct to the nearest 0.1 of a second. अच्छा भाई, करेक्ट टू नियरेस्ट क्या बोला हुआ है, 0.1 ऑफ अ सेकेंड, तो हम क्या करेंगे 0.1 को डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0.05। फाइंड द लोअर बाउंड फॉर द टाइम टेकन। टाइम का लोअर बाउंड कैसे निकलेगा, देखो आपका जो है 54.3 था, 54.3 में से माइनस कर दूंगा 0.05, 54.25 आ गया लोअर बाउंड, ठीक है ना। अपर बाउंड के लिए क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं, और लोअर बाउंड में क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। अच्छा भाई, पार्ट बी, द डिस्टेंस रन इज गिवन एज d meters, करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ d फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्टेंस कितना है, d है, करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। जब मुझे जो है डिस्टेंस स्पीड का क्या चाहिए, आपको मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, स्पीड अगर मुझे ज़्यादा चाहिए तो डिस्टेंस ज़्यादा हो, और टाइम स्पीड अगर मुझे ज़्यादा चाहिए ना, स्पीड ज़्यादा चाहिए, इसका मतलब क्या है कि
डिस्टेंस ज्यादा हो और टाइम कम हो तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। तो डिस्टेंस का अपर बाउंड लेना है, डिस्टेंस का मुझे लेना होगा अपर बाउंड, और टाइम का क्या लेना होगा, लोअर बाउंड। अगर मुझे स्पीड ज्यादा चाहिए तो डिस्टेंस का अपर बाउंड और टाइम का लोअर बाउंड। डिस्टेंस ज्यादा हो और स्पीड डिस्टेंस ज्यादा हो और टाइम कम हो तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। तो अब मेरे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या था मेरा, डी था, डी करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर, उसका अपर बाउंड होगा डी प्लस 0.5 अपॉन टाइम क्या है, टाइम का जो लोअर बाउंड लेना पड़ेगा 54.25। बस ये आंसर है, क्योंकि उन्होंने बोला था इन टर्म्स ऑफ डी देना है आपको आंसर। ठीक है ना, आई रिपीट वंस अगेन, गौर से जरा देख लो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या है, आपको स्पीड का अपर बाउंड चाहिए, स्पीड आपको मैक्सिमम स्पीड चाहिए। तो स्पीड ज्यादा कब होगी, जब डिस्टेंस ज्यादा कवर हो और टाइम कम से कम लगे। अगर मैं डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लूं और वक्त मेरा कम से कम लगे तो इसमें क्या होगा, मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, स्पीड निकाल, डिस्टेंस का अपर बाउंड लूंगा d प्लस 0.5 और टाइम का लोअर बाउंड, इसमें क्या होगा 54.25 जो ऊपर हमने निकाला था लोअर बाउंड टाइम का। ठीक है ना, तो ये आंसर हो गया बस, क्योंकि डी की टर्म्स में ही देना है, कोई वैल्यू नहीं डाल सकती है, डालेंगे इसमें। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी है? हाँ जी, अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। एन athletic event Dave and Ed at an athletic event, Dave and Ed each threw a javelin. Dave threw 60 meters correct to the nearest 10 meters. Ed threw 61 meters correct to the nearest meter. Write down the lower bound for the distance thrown by Dave. Dave का जो डिस्टेंस है उसका लोअर बाउंड निकालो। भाई 60 है, करेक्ट टू द नियरेस्ट क्या है 10 मीटर्स, तो क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 मीटर्स आ गया, तो यानी कि 65 हो जाएगा अपर बाउंड और लोअर बाउंड हो जाएगा 55। आपको क्या निकालने को बोला है, लोअर बाउंड निकालने को बोला था ना क्वेश्चन में, मैंने ऐसे ही दोनों निकाल दिए, आंसर मेरा ये है। ठीक है, सिंपल है ना, कोई मसला? इसी तरह से कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस थ्रोन बाय डेव, ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस थ्रोन बाय डेव एंड डिस्टेंस थ्रोन बाय एड। डेव और एड के डिस्टेंस का मैक्सिमम मुझे डिफरेंस चाहिए। एक काम करते हैं, दोनों का अपर बाउंड और लोअर बाउंड पहले निकाल लेते हैं, फिर देख लेते हैं। ठीक है ना, ये किसका है मैंने निकाला है, ये निकाला है डेव का ना। डेव का अपर बाउंड आ रहा है 65 और डेव का लोअर बाउंड आ रहा है 55। दूसरा कौन है बंदा, एड। एड का अपर बाउंड क्या होगा 61.5 और लोअर बाउंड हो जाएगा 60.5 ना, ऑलरेडी 61 था ना, 61 में 0.5 ऐड करेंगे 61.5 और 0.5 माइनस करेंगे तो 60.5। ये इसका अपर बाउंड हो गया और ये इसका लोअर बाउंड हो गया। अब दोनों का मुझे डिफरेंस लेना है, दोनों का डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस मुझे क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस। ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस कैसे आएगा, आप ये सोचो कि एक का अपर बाउंड लेंगे और दूसरे का लोअर बाउंड, और उन दोनों को क्या कर देंगे माइनस। अगर मैं लेता हूं कि इसका अपर बाउंड कितना है 65 और इसका लोअर बाउंड लेता हूं, कितना है इसका, आंसर क्या आएगा 4.5। अच्छा, ऑन द अदर हैंड मैं ये भी कर सकता हूं कि इसका अपर बाउंड ले लूं और इसका लोअर बाउंड, देखते हैं किसमें आंसर ज्यादा आ रहा है। अब ये देखो, इसका अपर बाउंड कितना है 61.5 माइनस, फिर इसका लोअर बाउंड कितना है 55, इसमें आंसर क्या आ रहा है 6.5। इसका मतलब है ये वाला आंसर कंसिडर होगा, इसका मतलब है ये वाला कंसिडर होगा। ठीक है ना, जब आपको डिफरेंस मैक्सिमम लेना होता है तो एक का अपर बाउंड और एक का लोअर बाउंड लिया जाता है। अब किसका अपर बाउंड और किसका लोअर बाउंड लें, ये मैंने चेक कर लिया, मैंने देखा किसमें ज्यादा वैल्यू आ रही है, मतलब अगर कौन से वालों 2 मिनट डिफरेंस ज्यादा आएगा। ठीक है, मैंने देखा अगर मैं जो है कहते हैं डेव का अपर बाउंड लेता हूँ 65 और एड का लोअर बाउंड 60.5, माइनस किया 4.5 का फर्क आया। ऑन द अदर हैंड मैंने क्या किया, डेव का जो है वो लोअर बाउंड ले लिया और एड का अपर बाउंड ले लिया, तो उससे आंसर कितना है मेरे पास 6.5। तो उसका मतलब मैं ये नहीं लूंगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या बोला हुआ था, कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस, सही है। तो ये इस तरह से निकलेगा, जब भी डिफरेंस किसी चीज का निकालना हो ना,
और ग्रेटेस्ट डिफरेंस निकालना। तो एक का अपर बाउंड और एक का लोअर बाउंड लेकर माइनस किया जाता है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन में किया था। उसमें ये था ना, फ्रेम वाले क्वेश्चन में बड़े रेक्टेंगल में से छोटे रेक्टेंगल को माइनस करना था, तो बड़े का अपर बाउंड लिया और छोटे का लोअर बाउंड लिया ताकि डिफरेंस ज्यादा है। ठीक, टाइम के। अच्छा, अब ये इस चैप्टर के अंदर जो है ना बेसिक एरिथमेटिक है, जिसके अंदर कोई जरूरी नहीं कि फॉर्मूला लगे, आपको अपने बेसिक कॉमन सेंस से कुछ आंसर सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, स्लाइड बस देखो क्या लिखा हुआ है, here is a part of a bus timetable. How long does the bus take to get from the bus station to the airport? एक बस है, उसका ये टाइम टेबल दिया हुआ आपको, बताओ ये बस स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक जाने में कितनी देर लगती है। ये बस स्टेशन क्या है 9:56 पे पहुंचा हुआ है और एयरपोर्ट पे कितने बजे पहुंच रहा है, मतलब ये डिफरेंट बसेस हैं। देखो कोई बस जो है वो 9:56 पे निकलती है, कोई 10:26 पे, कोई 10:56 पे। तो अब ये बताया हुआ है जो बस 9:56 पे निकली है वो कितने बजे पहुंचेगी, 9:56 वाली बस कितने बजे पहुंचेगी, 10:43 पर। कितना डिफरेंस हो गया, 10:43 माइनस 9:56 माइनस डिफरेंस निकाल लो कितना हो गए, 43 मिनट ये हो गए और 4 और 47 मिनट। ठीक है, 47 मिनट्स। Chris has a flight from the airport at 14:05. He must check in at the airport 2 hours before the flight. He will take a bus to the airport from the city hall. Write down the latest time that Chris can take a bus from the city hall to be at the airport in time. भाई क्रिस एक पर्सन है, उसने क्या करना है, उसको जो है ना कहते हैं कहाँ जाना है, एयरपोर्ट पे। उसकी फ्लाइट कितने बजे, 14:05 पर फ्लाइट है। अच्छा, अब अगर आपका फ्लाइट जो होती है, आपको नॉर्मली फ्लाइट से क्या होता है कि जो है कहते हैं 2 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना होता है। 14:05 पे अगर उसकी फ्लाइट है तो कितने बजे उसको एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए, मतलब 12:05 तक उसको एयरपोर्ट पहुंचना है। अब एक बात बताओ आप, अच्छा कौन सी बस ऐसी है जो 12:05 तक पहुंच रही है, यार देखो एयरपोर्ट के ऊपर एक बस आ रही है 12:13 पर, ये तो लेट हो जाएगा, इससे पहले आ जाओ 11:43 पर, ये वाली बस पकड़ सकता है। 11:43 वाली बस अगर मिस कर दी तो फिर तो 12:05 के बाद ही पहुंचेगा। तो या 11:43 वाली बस, जो वो बस जो एयरपोर्ट पे 11:43 पहुंचा रही है, वो बस कितने बजे निकलेगी सिटी हॉल से, कहाँ से पकड़ेगा ये बस, ही विल टेक अ बस फ्रॉम सिटी हॉल, कहाँ से, 11:03 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट डाउन द लेटेस्ट टाइम क्रिस कैन टेक अ बस फ्रॉम द सिटी हॉल। कहाँ से ले सकता है ये, 11:03 वाली बस पकड़ ले मैक्सिमम, तो ऐसा होगा कि ये अपनी फ्लाइट मिस नहीं करेगा, एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। ठीक है ना, आई रिपीट वंस अगेन, क्या करना है, देखो आपको इस टेबल में से देखना है। ठीक है, सोचो कि भाई आप क्रिस हो, आपको जो है कहते हैं एयरपोर्ट जाना है। ठीक है, एयरपोर्ट जाना है, आपकी कितने बजे, 14:05 पर फ्लाइट है, आपको एयरपोर्ट 2 घंटे पहले पहुंचना है, मतलब कितने बजे पहुंचना है, 12:05 पर आपको एयरपोर्ट पहुंच जाना है। अब आप ये देखोगे कि भाई कौन सी बस लूँ कि 12:05 पे एयरपोर्ट पहुंचूं, तो भाई ये वाली बस जो है तो 12:13 पर पहुंचा रही है, फायदा नहीं है, लेट हो जाएगा ये तो। 12:05 तक या 12:05 से पहले पहले पहुंचना है, तो उससे पीछे आ जाओ तो 11:43 है। अब इन तीनों में से कोई सी बस ले सकता है ये, चाहे 10:43 वाली ले ले, चाहे 10:13 वाली या 11:13 वाली, 11 कौन सी लेगा क्लोजेस्ट, वो कहेगा भाई बिला वजह 10:43 वाली क्यों लूँ, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है। ठीक है ना, अगर हमारी फ्लाइट होती है 2 घंटे पहले पहुंचना होता है, हम ज्यादातर घर से 2.5 घंटे पहले निकल जाएंगे, 6 घंटे पहले थोड़ी निकलेंगे एहतियातन, मतलब थोड़ा सा मार्जिन बंदा रखेगा ना। ठीक है, तो क्या होगा ये, इसका आंसर हमें देना है कि लेटेस्ट सबसे आखिरी बस कौन सी ले सकता है ये, वो कौन सी लेगा जो 11:43 पे पहुंचा रही है। और कहाँ से बस ले रहा है ये, सिटी हॉल से, तो सिटी हॉल से बस वो कितने बजे निकलेगी, 11:03 पर। ठीक है ना, तो ये हो गया टाइम का एक क्वेश्चन। इस तरह से टाइम के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये देखो जरा क्वेश्चन नंबर 48, बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस, देयर इज नो फॉर्मूला, सिर्फ आपको अपना कॉमन सेंस यूज करके आंसर देना है। ये क्वेश्चन जरा गौर से पहले आप लोग रीड कर लें सब, वरना बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। पहले सही से रीड कर लो क्वेश्चन, फिर हम डिस्कस करेंगे।
Question number 48. Farida travels from London to Astana. The time in Astana is 5 hours ahead of the time in London. So, when it is 10:00 in London, the local time in Astana is 15:00. She flies from London to Moscow and then from Moscow to Astana. The flight leaves London at 12:25 and takes 4 hours to reach Moscow. Farida waits 4.5 hours in Moscow for the flight to Astana. She arrives in Astana at 5:25 local time. How long did the flight from Moscow to Astana take? देखो सिंपल सी बात है, काम ही कर लेते हैं कि ना फरीदा जो है उसने कब से शी फ्लाइज फ्रॉम लंदन टू मॉस्को एंड देन फ्रॉम मॉस्को टू एस्टाना. ठीक है. द फ्लाइट लीव लंदन एट 12:25 पे फ्लाइट निकली लंदन से. कितने घंटे की फ्लाइट थी? 4 घंटे की. कितने बज गए? 12 और 4 16. 16:25 तक वो कहाँ पहुंच गई? मॉस्को. अच्छा, अब क्या किया इसने? 4.5 घंटे वेट किया. 4.5 घंटे, 4 घंटे 30 मिनट इसने वेट किया. प्लस कर लो 4.5 घंटे. 16 और 4 कितने हो गए? 20 और 55. अब ये कहाँ, ये अभी इसने वेटिंग चल रही है इसकी. ठीक है. अब ये 20:55 पर इसकी फ्लाइट चलेगी और ये अगले दिन कितने बजे पहुंच रही है? 5:25 पर. लेकिन ये 5:25 तो किसका टाइम बताया जा रहा है? अस्ताना का बताया जा रहा है, लंदन का नहीं बताया. अस्ताना वैसे भी 5 घंटे आगे है, तो 5:25 नहीं है. क्या है इसमें? 5 घंटे तो हटा दो, मतलब 00:25 है बेसिकली. ये 5:25 नहीं है, 00:25 है. 00 कब हो जाता है? रात के 12 बजे ना. यानी कि करते करते 23 के बाद 24 जब 24 हो जाता है तो वही 24 ही क्या हो जाता है? 00:25. तो मतलब बेसिकली क्या है? ये 24:25. अब आप देख लो कितने घंटे बन रहे हैं. आई रिपीट वन सेकेंड. देखो क्या हो रहा है. ये 00:25 का मतलब 24:25 ना, क्योंकि 00 कब आएगा? 24 के बाद. जब पूरे 24 कंप्लीट हो जाएंगे तो 00 हो जाएगा. तो यानी कि अब आप ये देखो कि 20:55 और इसमें कितना फर्क है. अच्छा, अगर मैं 3.5 घंटे हो गए ना पूरे. 20:55 में अगर मैं 4 घंटे प्लस कर दूं तो कितने हो जाएंगे? 24:55. लेकिन मुझे क्या चाहिए? 24:25 है. तो ये कितना होगा? 3:03:30 मीन्स 3 hours 30 minutes. ये क्या चाहिए आपको? डिफरेंस चाहिए इन दोनों का. ठीक है ना. 20:55 से लेकर 24:25 तक जाना है तो 3.5 घंटे प्लस करने पड़ेंगे. ठीक है. इस तरीके से ये हो सकता है. और भी बहुत सारे इसके न्यूमरस वेज हो सकते हैं. किसी भी तरीके से अगर आपका आंसर यही आ रहा है तो करेक्ट है. मेथड शो करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यही मेथड शो करना है. ठीक है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 37 पार्ट बी. The time in Chennai is 4.5 hours ahead of the time in London. ठीक है. What time is it in London when it is 14:45 in Chennai? चेन्नई के अंदर जो टाइम है वो 4.5 घंटे अहेड ऑफ लंदन है. ठीक है. What time is it in London when it is 14:45 in Chennai? अगर 14:45 है चेन्नई में तो यानी कि 14:45 में 4.5 घंटे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10:15. क्वेश्चन नंबर है 37 का पार्ट बी. A flight leaves London at 13:25 local time. It arrived in Chennai at 4:00 local time next day. Work out in hours and minutes the length of the flight. क्या करेंगे? देखो, एक फ्लाइट है जो कि लंदन से निकल रही है 13:25 पर. अच्छा भाई, अब नेक्स्ट डे कितने बजे पहुंच रही है चेन्नई में? 04:00. लेकिन ये 04:04:00 जो है वो तो लोकल टाइम है, 4.5 घंटे आगे है ना. चेन्नई इज 4.5 hours अहेड ऑफ लंदन. 4.5 घंटे माइनस कर दो तो 04:00 में से 4.5 घंटे माइनस कर दो. 4 घंटे माइनस किए तो 0 पे आ गया, यानी कि 24 पे आ गया. आधा घंटा और 23:30. डिफरेंस ले लो इन दोनों में. अब डिफरेंस कितना होगा?
मतलब 23:30 और 13:25 में कितना डिस्टेंस होगा? 13:25 है, अगर मैं 10 आवर्स प्लस करूंगा तो 23:25, 10 आवर्स 5 मिनट्स। ठीक है, यानी कि फ्लाइट का टाइम होगा 10 आवर्स एंड 5 मिनट्स। आपको ये ना बोले सर तो माइनस में आ रहा आंसर, माइनस में नहीं आ रहा, मतलब मैं डिफरेंस यूँ देख रहा हूँ 13:25 पर एक फ्लाइट चली है और 23:30 पर पहुंच रही है, तो ड्यूरेशन कितना हो गया फ्लाइट का? ठीक है ना, तो आप ये देख लो कितना डिस्टेंस लेना पड़ेगा इन दोनों के बीच में, वो आंसर हो जाएगा 10:05। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे। ठीक है।